हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिथिला लॉ स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और उनसे संबंधित मुख्य प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, जो प्रीएम्बल होता है, प्रस्तावना होता है, ये मेन ऑब्जेक्टिव बताता है कि आखिर क्यों विधायिका के द्वारा इस अधिनियम को पारित किया गया है, इससे क्या विधायिका जो है सो अचीव करना चाहती है, उसका क्या इंटेंशन है, इससे क्या अचीव करना चाहती है। इसके अलावा ये अपने आप में एक सारांश की तरह काम करता है किसी भी स्टेट्यूट्स का। अगर हम लोग समरी पढ़ना चाहते हैं तो ये समरी की तरह काम करता है ये प्रीएम्बल। दोस्तों, प्रीएम्बल को सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू के द्वारा पेश किया गया था संविधान सभा में, उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से, और जिसे 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा। अर्थात संविधान सभा में इसे पेश करने का काम पंडित नेहरू के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। और इसे एक्सेप्ट करने का काम संविधान सभा के द्वारा कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। इसलिए इसका पहले नाम हम लोग कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था। सबसे पहले संविधान में, अमेरिका के संविधान में प्रीएम्बल को ऐड किया गया था और अनेक कंट्री के द्वारा इसे फॉलो किया गया और हमारे भारत के द्वारा भी इसे फॉलो करने का काम किया गया और अपने संविधान में प्रस्तावना को जोड़ा गया। दोस्तों, जो प्रीएम्बल है इसे विभिन्न स्कॉलर्स के द्वारा, विभिन्न विद्वानों के द्वारा विभिन्न नामों से पुकारा गया है। ठाकुरदास भार्गव ने इन्हें सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। नानी पालकीवाला ने इसे पहचान पत्र अर्थात आइडेंटिटी कार्ड कहा है। इसके बाद के.एम. मुंशी ने इसे हॉरोस्कोप ऑफ द मॉडर्न इंडिया कहा है। हॉरोस्कोप का मतलब होता है दोस्तों जन्म कुंडली, या कहें तो राशिफल, अर्थात आधुनिक भारत का राशिफल किसने कहा है? तो के.एम. मुंशी ने कहा है। दोस्तों, जो प्रीएम्बल है ये क्या डिक्लेयर करता है? ये डिक्लेयर करता है कि संविधान को सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है। कहाँ से? पीपुल ऑफ इंडिया से। सोर्स ऑफ द अथॉरिटी बताता है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पीपुल ऑफ इंडिया से प्राप्त है, अर्थात भारत के लोग ने ही संविधान को सर्वोच्च माना है। जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है इसमें टोटल 86 वर्ड्स हैं वर्तमान में, लेकिन बिफोर 42nd अमेंडमेंट 1976, मतलब जब भारत में 42वां संविधान संशोधन नहीं हुआ था तो उस टाइम पर प्रीएम्बल में टोटल 82 वर्ड्स थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 86 वर्ड हैं। 4 न्यू वर्ड्स ऐड किए गए थे इस प्रीएम्बल में, इस अमेंडमेंट के द्वारा। कुछ व्यक्तियों को डाउट होता है कि 3 न्यू वर्ड्स ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, लेकिन एंड वर्ड भी जो है सो ऐड किया गया था। सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी के साथ ये एंड वर्ड भी दोस्तों ऐड किया गया था। ठीक है। बेरूबड़ी के केस में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि प्रीएम्बल जो है सो चाबी है। किसका चाबी है? जो कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता हैं उनके दिमाग का, कि आखिर क्यों उनके द्वारा विभिन्न प्रोविजंस को ऐड किया गया है संविधान में। इसी केस में दोस्तों ये भी कहा गया था कि जो भारतीय संविधान का प्रीएम्बल जो है ये पार्ट नहीं है, और जब भी हम लोग प्रीएम्बल को केवल एक सहायता के रूप में देख सकते हैं, सहायक के रूप में देख सकते हैं। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई वर्ड्स है वो अस्पष्ट है, उसका 2 मतलब निकल रहा है, तो हम लोग उसे प्रीएम्बल से रीड करवाएंगे और जो प्रीएम्बल से मतलब निकलेगा उस अर्थ, उस शब्द का, हम लोग उसको प्रीफर करेंगे। ये बेरूबड़ी के केस में कहा गया था। दोस्तों, प्रीएम्बल से संबंधित टोटल 4 मतलब मुख्य महत्वपूर्ण केस आते हैं। बेरूबड़ी का केस, केशवानंद भारती का केस, रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस और एक LIC ऑफ इंडिया का केस। दोस्तों, चारों केस लॉ को हम लोग एक एक करके देखेंगे। ये है हमारे दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना, और इसमें कुछ मुख्य बातें हैं जो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे इसमें मुख्य शब्दों को समझना होता है कि सॉवरेन का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इन सारे का मतलब क्या क्या होता है, हम लोग एक एक करके इसके मतलब को जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं सॉवरेन का मतलब क्या होता है। सॉवरेन का मतलब हुआ दोस्तों, इंडिया जो है ना अब किसी का डिपेंडेंस है ना डोमिनियन है किसी अदर नेशन का, बट ये इंडिपेंडेंट स्टेट है अब। डोमिनियन का मतलब दोस्तों ये होता है, अगर कोई देश किसी का डोमिनियन होता है तो वो एक्सटर्नल अफेयर को करने के लिए स्वतंत्र नहीं होता है, इंटरनल अफेयर को करने के लिए स्वतंत्र होता है। मतलब कि अगर किसी देश से युद्ध करना है तो वो देश नहीं कर सकता है अगर वो किसी का डोमिनियन है तो। अगर किसी देश से संधि करनी है, किसी देश में अपना व्यापार बढ़ाना है, तो वो डोमिनियन स्टेट्स अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकता है। हालांकि इंटरनल अफेयर जो होते हैं, आंतरिक राजनीति जो होती है, वो करने के लिए वो स्वतंत्र होती है। लेकिन इंडिया जो है सो डोमिनियन है नहीं, इंडिया तो पूरा इंडिपेंडेंट है, फुल इंडिपेंडेंट है। बोथ एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों अफेयर को करने के लिए इंडिया बिल्कुल स्वतंत्र है। हमारी जो सॉवरेनिटी है वो किसमें निहित है? ये एक क्वेश्चन आता है कि हमारी जो सॉवरेनिटी है वो किसमें निहित है?
तो हमारी जो सॉवरेनिटी है दोस्तों वो संविधान में निहित है, जैसा कि हम लोगों ने देखा भी था। सोशलिस्ट का मतलब दोस्तों क्या होता है? सोशलिस्ट दो प्रकार के सोशलिस्ट होते हैं, पहला होता है कम्युनिस्टिक और दूसरा होता है डेमोक्रेटिक। कम्युनिस्टिक और दूसरा होता है डेमोक्रेटिक। दोस्तों कम्युनिस्टिक सोशलिज्म जिसे हम लोग स्टेट सोशलिज्म के नाम से भी जानते हैं, जिसमें क्या होता है कि उत्पादन और वितरण का जो संसाधन होता है उस पर स्टेट का प्रभुत्व होता है। अर्थात क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और किस चीज़ से उत्पादन करना है, किन के लिए उत्पादन करना है, इस पर सरकार ही निर्णय देती है, जिसे हम लोग कम्युनिस्टिक सोशलिज्म अर्थात स्टेट सोशलिज्म में कहते हैं। इसमें निजीकरण पूरा खत्म हो जाता है, हर चीज़ राष्ट्र के अंदर में रहेगा। जमीन, जितने भी ज़मीन है सारे राष्ट्र के अंदर में होते हैं। लेकिन हमारा जो इंडिया है ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को मानता है और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म पर आधारित है, जिसमें मिक्स्ड इकोनॉमी पर जोर दिया गया है, अर्थात जहां प्राइवेट सेक्टर भी रहेंगे और पब्लिक सेक्टर भी रहेंगे। ऐसा कोई चीज़ जो प्राइवेट सेक्टर अच्छी तरह से उपलब्ध नहीं करवा पा रहा है तो उसे पब्लिक सेक्टर मतलब सरकार जो है सो उपलब्ध कराने के लिए उद्योग स्थापित करेगी। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म दोस्तों, हमारा जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है वो मार्क्सिज्म थ्योरी और गांधीज्म थ्योरी का मिश्रण है। मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिश्रण है और हम लोग झुकाव किसके तरफ है तो गांधीवादी की तरफ है। दोस्तों जो हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आता है, प्राइम मिनिस्टर हैं डॉक्टर पीवी नरसिम्हा राव उस टाइम के थे 1991 में, और फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उनके द्वारा क्या किया गया कि इकोनॉमिक रिफॉर्म किया गया इंडिया में 1991 में, और एलपीजी अर्थात लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को लाया गया, अर्थात उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के बारे लाया गया। जिसके बाद हमारा जो समाजवादी ये क्रेडिडेंटल्स था, सोशलिस्ट क्रेडिडेंटल्स था इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको धूमिल कर दिया गया, ये खत्म के बराबर हो गया दोस्तों। ये है हमारे दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसके बाद दोस्तों हम लोग सेक्युलर शब्द को जानते हैं। सेक्युलर जो वर्ड था इसे 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था, जिसका मतलब होता है स्टेट इज नाइदर एंटी गॉड नॉर प्रो गॉड। मतलब स्टेट जो है सो किसी भी धर्म के पक्ष में ना तो जाएगा, ना ही किसी के विरोध में बोलेगा, हर धर्मों को बराबर सहयोग देगा। इसका मतलब यही होता है, सेक्युलर का मतलब मोटी मोटी बात यही होती है। इसका हिंदी रूपांतरण होता है दोस्तों धर्मनिरपेक्षता। इसके बाद डेमोक्रेटिक शब्द है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है डेमोक्रेटिक, जिसे हम लोग विस्तार से जानेंगे। दोस्तों डेमोक्रेटिक का मतलब हुआ कि जो पोजीशन है अर्थात स्वामित्व है, सुप्रीम पावर किसके पास है, पीपुल के पास है। सुप्रीम पावर किसके पास है दोस्तों, पीपुल के पास है। दो प्रकार के दोस्तों डेमोक्रेसी होते हैं, पहला होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरा होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल देखने को मिलता है वो स्विट्जरलैंड देखने को मिलता है, और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल इंडिया और अमेरिका, ये सारे कंट्री जो हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। दोस्तों इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जिसे हम लोग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं, इसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्यों कहते हैं, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। जनता क्या करती है, रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनती है, अपने प्रतिनिधि को चुनती है, और वो प्रतिनिधि जो है सो लोकसभा या विधानसभा में बैठ करके निर्णय लेते हैं जनता के हित में, न कि जनता स्वयं निर्णय लेती है। लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जनता स्वयं निर्णय लेती है। दोस्तों ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण एलिमेंट्स हैं जो हमें बताते हैं कि हमारा जो संविधान है वो डेमोक्रेटिक प्रवृत्ति का है। तो पहला आता है कि जो विधायिका है उसके प्रति कौन है, कार्यपालिका उत्तरदायी है। मतलब एग्जीक्यूटिव जो है ये अपने एक्शन के लिए लेजिस्लेचर के प्रति क्या है, उत्तरदायी है। इसके अलावा हमारे यहाँ सार्वजनिक वयस्क मताधिकार है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस। हमारे यहाँ पीरियोडिक इलेक्शन होते हैं, समय समय पर इलेक्शन होते हैं। कानून का शासन है, रूल ऑफ लॉ जो एविडाइसी का सिद्धांत है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी अर्थात न्यायपालिका स्वतंत्र है, और हमारे यहाँ भेदभाव को पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास किया गया है। दोस्तों ये हुआ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसके बाद रिपब्लिक। रिपब्लिक दोस्तों ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आता है अपने प्रियम्बल में, जिसका तीन मतलब होता है। पहला कि जहाँ भी रिपब्लिक शब्द लिखा रहेगा यानी कि उस कंट्री का जो हेड ऑफ द स्टेट है वो क्या होगा, इलेक्ट होगा, बशर्ते वो डायरेक्ट इलेक्ट हो या इनडायरेक्ट इलेक्ट हो, लेकिन फिक्स्ड पीरियड के लिए इलेक्ट होगा। दोस्तों ब्रिटेन में क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट कौन है, किंग है। ब्रिटेन में हेड ऑफ द स्टेट किंग है, जो कि वंशानुगत चला आ रहा है, राजा का बेटा ही राजा हो रहा है और वही हेड ऑफ द स्टेट है। लेकिन दोस्तों इंडिया में क्या है, तो हेड ऑफ द स्टेट क्या है, प्रेसिडेंट है, और जो हम लोग इलेक्ट करते हैं। हालांकि हम लोग डायरेक्ट इलेक्ट नहीं करते हैं, हम लोग इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है,
अमेरिका में तो डायरेक्ट इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, डायरेक्ट जनता ही चुन करके भेजती है अपने प्रेसिडेंट। इसके बाद दोस्तों रिपब्लिक का मतलब ये भी होता है कि जो पॉलिटिकल सोवर्जिनिटी है, जो राजनीतिक संप्रभुता है, वो किसके हाथ में है? पीपुल के हाथ में है। राजनीतिक संप्रभुता पीपुल के हाथ में है। और ऑल पब्लिक ऑफिस, सारे सरकारी कार्यालय जो है हर सिटीजन्स के लिए, हर नागरिक के लिए समान रूप से खुले हैं। दोस्तों अब तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है जस्टिस का। जो 3 प्रकार के जस्टिस की चर्चा हमारे संविधान में है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, और जिसे हम लोगों ने लिया था रशियन रेवोल्यूशन अर्थात रशियन क्रांति 1917 से हमने इस 3 वर्ड्स को लिया था, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। दोस्तों सोशल जस्टिस का मतलब क्या होता है? सोशल जस्टिस दोस्तों डिनोट्स करता है इक्वल ट्रीटमेंट अर्थात ऑफ ऑल सिटीजन्स, मतलब हर व्यक्ति को समान रूप से ट्रीट किया जाएगा। उनके बीच में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, जाति के आधार पर, उनके रंग के आधार पर, उनके धर्म के आधार पर, उनके लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और किसी भी विशेष सोशल जस्टिस का मतलब ये भी होता है दोस्तों कि किसी विशेष समूह के लिए कोई विशेष अधिकार नहीं है, कोई विशेषाधिकार नहीं मिला हुआ है। और सोशल जस्टिस का मतलब दोस्तों एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी होता है कि जो हमारे समाज में जो SC ST हैं, जो बैकवर्ड छूट गए हैं, जो बैकवर्ड क्लास रह गए हैं, उनके उनको भी बढ़ावा देने के लिए सोशल जस्टिस काम करता है। तो सोशल जस्टिस का 3 मीनिंग हम लोगों ने देखा। पहला, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स विथआउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स। और दूसरा मतलब अब्सेंस ऑफ प्रिविलेज, ठीक है, मतलब विशेषाधिकार का अब्सेंस होना। और तीसरा बात, जो बैकवर्ड छूट गए हैं, जो बैकवर्ड सेक्शन है, उनके इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ कंडीशंस लाना, कुछ ऐसा अधिकार लाना जो जिससे जो बैकवर्ड छूटे हैं वो भी समान रूप से आ जाएं। दूसरा दोस्तों इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब ये होता है कि जो इकोनॉमिक जस्टिस दोस्तों 2 बात बताता है। पहला, असमान वितरण। हमारे यहाँ दोस्तों इंडिया में क्या है कि कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है और कुछ लोगों के पास नगण्य है, मतलब है ही नहीं। तो ये इकोनॉमिक जस्टिस बताता है कि आप असमान वितरण है, सारे लोगों को असमान रूप से वितरण है। इसके अलावा इकोनॉमिक जस्टिस ये भी बताता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क्स की भी चर्चा इकोनॉमिक जस्टिस में हम लोगों को मिल सकती है। इसके बाद ये भी देखते हैं सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस को अगर हम लोग दोनों को इंक्लूड कर दें तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस मतलब वितरणात्मक न्याय का बात करता है। दोस्तों पॉलिटिकल जस्टिस की अगर बात करें तो पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब ये हुआ कि हर सिटीजन्स को, हर नागरिक को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स है, समान रूप से राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। हर व्यक्ति हर पॉलिटिकल ऑफिस तक पहुंच सकता है और उसकी आवाज़ को उतनी ही तवज्जो दी जाएगी गवर्नमेंट में। तो यहाँ पर भी 3 बातें दोस्तों देखने को मिलती है पॉलिटिकल जस्टिस में। पहली बात क्या कि हर सिटीजन्स को क्या है, समान रूप से राजनीतिक अधिकार प्राप्त है, पहला। दूसरा, हर सिटीजन्स जो है सो हर पॉलिटिकल ऑफिस पहुंच सकता है। और तीसरा, हर व्यक्ति जो है सो गवर्नमेंट तक अपनी आवाज़ को पहुंचा सकता है, गवर्नमेंट उसकी आवाज़ सुनेगी अगर वो वाजिब बात बोलेगा तो। दोस्तों तो जस्टिस कहाँ से लिया गया है? ये रशियन रेवोल्यूशन से लिया गया है। इसके बाद दोस्तों लिबर्टी शब्द का मतलब भी हम लोग देख लेते हैं। लिबर्टी मतलब होता है व्यक्ति के कार्य को करने में जो रुकावट आती है उसका अब्सेंट होना, ठीक है। व्यक्ति को मतलब स्वतंत्र रूप से कार्य करने देना, और ताकि वो अपना क्या कर सके, अपना इंडिविजुअल अर्थात व्यक्तिगत विकास कर सके, अपना पर्सनालिटी को विकास कर सके, उच्च स्तर तक अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। 5 प्रकार के दोस्तों लिबर्टी की चर्चा हमारे प्रियम्बल में है। 5 प्रकार के टोटल लिबर्टी की चर्चा है प्रियम्बल में। पहला, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। दोस्तों 5 प्रकार की लिबर्टी की चर्चा है जिसमें सोचने की मतलब स्वतंत्रता, व्यक्त करने की स्वतंत्रता, और ये जो बिलीफ और फेथ है इसमें दोस्तों डाउट आता है। बिलीफ और फेथ को, डाउट को दोस्तों हम लोग एक कहानी के माध्यम से समझेंगे ताकि बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे। जैसे होता क्या है दोस्तों, एक सर्कस दिखाने वाले व्यक्ति आते हैं एक मोहल्ले में, तो उनके द्वारा एक बच्चे को बांस को जो है वो मुंह में रखते हैं और एक पतले रस्सी पर चलते हैं, और उस बांस के ऊपर कौन है? उनका बेटा है, लड़का है, एक बच्चा है, और उसे वो रस्सी के सहारे चलते हैं और काफ़ी कुशलतापूर्वक उस रस्सी को पार कर लेते हैं। जिसके बाद वहाँ के जो जनता थी वो ताली बजाती है और उनका स्वागत करती है। लेकिन दोस्तों होता क्या है, जब वो रस्सी से नीचे उतरते हैं तो उनके द्वारा ये पूछा जाता है वहाँ की जनता से कि क्या आपको विश्वास है कि ये कला मैं दोबारा कर सकता हूँ? वहाँ की जनता कहती है कि हाँ बिल्कुल आप दोबारा कर सकते हैं।
वो पूछते हैं कि क्या आपको विश्वास है कि मैं ये दोबारा कर सकता हूँ, तो कोई शर्त भी लगा सकता है क्या? वो लोग कहते हैं कि मैं शर्त लगाने के लिए भी तैयार हूँ, मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ कि आप ये कार्य दोबारा कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद उस कारीगर मतलब कलाकार के द्वारा ये कहा जाता है, यदि आप लोगों को पूरा मतलब विश्वास है, तो कौन-कौन ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चे को देंगे और हम उन्हें बाँस के ऊपर रख कर के इस पतली रस्सी पर चलेंगे। तो पूरा सन्नाटा पसर जाता है, कोई भी बच्चा देने के लिए तैयार नहीं होता है। तो दोस्तों उन्हें बिलीफ तो था कि वो कलाकार ये पूरा कार्य कर लेगा, लेकिन उन्हें फ़ेथ नहीं था। अर्थात मतलब पूरा फ़ेथ नहीं था, लेकिन उन्हें बिलीफ था। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने इन्हें समझने का कोशिश किया। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी जो वर्ड्स है, इसे कहाँ से लिया गया है? इसे लिया गया है फ्रेंच क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति से इस 3 वर्ड्स को लिया गया है, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी शब्द को। और फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ दोस्तों? तो 1789 में हुआ। उस समय के फ्रांस के जो राजा थे वो लुई 16वां थे। और फ्रांसीसी क्रांति के जनक हम लोग मीराबे और ऑब्बेसियो को मानते हैं। खैर दोस्तों इक्वलिटी शब्द की चर्चा करते हैं। इक्वलिटी जो है सो हमारे प्रियम्बल में कहा गया है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस की चर्चा है हमारे संविधान में। दोस्तों जो 3 बातें बताता है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी जो है, ये 3 बातें इससे झलकती है। पहला नागरिक समानता, दूसरा राजनीतिक समानता और तीसरा आर्थिक समानता। दोस्तों अगर बात करें सिविल इक्वलिटी की, नागरिक समानता की, तो जब हम लोग आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 जो है ये सिविल इक्वलिटी की बात करता है, नागरिक समानता की बात करता है। आर्टिकल 325 और आर्टिकल 326 राजनीतिक समानता की बात करता है। और आर्टिकल 39 जो है ये आर्थिक समानता की बात करता है। दोस्तों ये रहा आज का हमारा लेक्चर। अब अगर आपको अच्छा लगा ये, तो प्लीज़ इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। अगले लेक्चर में दोस्तों हम लोग केस लॉ से संबंधित जानेंगे, प्रियम्बल के। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद।